हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका टारगेट RS प्री 2023 बैच चल रहा है। उसमें हम जो आपके प्रीवियस ईयर में साइंस से पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हम आपको डेली करवा रहे हैं। टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके अलावा हम उसको पूरा डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको डेली लेके आए हैं। आज हम आपका दैनिक जीवन में विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी के सभी कवर कराएंगे। तो आज हम उसका पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं। 10-10 क्वेश्चन करके आपको डेली कंटेंट मिलेगा। तो आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में साइंस। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो एपीकल्चर अपने किसको बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है तो मधुमक्खी क्या उत्पादन करती है? मधुमक्खी क्या उत्पादन करती है? एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। और अपने को क्या बताना है? एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है? मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? मधुमक्खी क्या उत्पादन करती है? मधुमक्खी उत्पादन करता है शहद का। इसका शहद का उत्पादन करती है। तो ये कौन सा आ गया? आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। किसके? शहद के उत्पादन से संबंधित है। उसके अलावा देखो, आपको और क्या बताना चाहिए? एपीकल्चर का तो हो गया मधुमक्खी पालन। उसके बाद सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है आपका रेशम कीट का पालन। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए क्या है? पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या होता है? पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन। यहां आएगी, फिर बोल सकते हो मछलियों का पालन। मत्स्य को बोलते हैं मछली को, मत्स्य पालन। ये तीनों बातें आप याद रखना। एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम का पालन और रेशम कीट का पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन। अब अगला आपका क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेडोलॉजी हम किसको बोलते हैं? किसी के अंत में लॉजी लग जाए, किसी के भी अंत में लॉजी लग जाए, या फिर लॉजी, LOGY। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। और यदि किसी के अंत में फोबिया लग जाए, PHOBIA, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। अब देखो, हमें क्या बताना है? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या है? किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी है मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका पेडोलॉजी। उसके अलावा देखो, उसके अलावा आपको याद रखना, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी। ओडेंटो, LOGY। लॉजी जिसके अंत में लग जाएगा उसका मतलब क्या? अध्ययन। यदि मैं पूछूं कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। लॉजी लग गया इसके अंत में भी। ऑन्को, देखो ऑन्को किसका नाम है? माउस का नाम है। सबसे पहले जो कैंसर देखा गया माउस के अंदर देखा गया, तो वहां से इसका नाम पड़ गया ऑन्को। तो ऑन्कोलॉजी क्या हो गया? आपका कैंसर का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। और जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। इसको क्या पढ़ना है आपको? उड़निथो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उड़निथो से क्या बन गया आपका? ऑर्निथो। पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो उड़ने से याद रखना उड़निथोलॉजी। तो उड़निथोलॉजी यानी कि ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या? पक्षियों का अध्ययन। उसके अलावा देखो, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। यदि मैं बोलूं कि पानी से डर क्या लगेगा? पानी से डर क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया।
और पानी से डर किस रोग में लगता है? रेबीज में। रेबीज में किससे डर लगता है? पानी से। और रेबीज का वाहक कौन है? कुत्ता। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका साइबरनेटिक्स। क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। देखो साइबरनेटिक्स किसको बोलते हैं? मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन। क्या कहलाता है? मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। इसके अलावा आपको याद रखना है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? पौधों में जल संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। पौधों में जल संवर्धन का अध्ययन करना का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या हो गया? पौधों में जल संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोपोनिक्स। इसके अलावा याद रखना है हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रोस्टेटिक्स देखो थोड़े से हार्ड हैं, आपको याद रखना है। इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, तो थोड़े ऐसे क्वेश्चन जो आपके लेवल के हों, जो आपके आरएस में पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक्स क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक होता है द्रव स्थितिक का अध्ययन। किसका अध्ययन? द्रव स्थितिक का अध्ययन। उसके अलावा आप याद रखो होरोलॉजी। क्या है? होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या होता है? समय मापने से संबंधित। समय को मापने से संबंधित। समय मापने से संबंधित। समय मापने से संबंधित क्या कहलाती है? होरोलॉजी। एक होता है होलोग्राफ। क्या होता है? होलोग्राफ। होलोग्राफ किसको बोलते हैं? जैसे किसी भी व्यक्ति का अपने हूबहू 3D प्रिंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपने होलोग्राफ। क्या बोलते हैं? होलोग्राफ। जैसे गायक सिद्धू मूसेवाला था, जो वो मर गया था, तो मरने के बाद भी उसके शो लगेंगे, तो उसका होलोग्राम तैयार किया जा रहा है ताकि वो स्टेज पे वैसा ही हूबहू दिखे, आपको आपके सामने परफॉर्मेंस देता हुआ। तो उसको क्या बोलते हैं? होलोग्राफ। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण में अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो हमें बताना है। किसे कहते हैं? एंथ्रोनोलॉजी। अध्ययन का मतलब क्या होता है? लॉजी। तो एंथ्रोनोलॉजी किसको बोलते हैं? किसी संस्कृति के, किसके? संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। उसके बाद याद रखना है आपको इथोलॉजी भी याद रखना है। क्या याद रखना है? इथोलॉजी। इथोलॉजी किसे बोलते हैं? इथोलॉजी बोलते हैं हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इसको बोलते हैं जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। और एथेनोलॉजी किसे बोलते हैं? संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को। संस्कृति के वैज्ञानिक जीवन का अध्ययन, या फिर अपने बोल सकते हैं मनुष्य की जातियों का अध्ययन। क्या बोल सकते हैं? इसी को अपने बोल सकते हैं मनुष्य की जातियों का अध्ययन। मनुष्य की जातियों का अध्ययन। मनुष्य की जातियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथेनोलॉजी। एथेनोलॉजी या एंथेनोलॉजी एक ही बात है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिआयाम से लेजर किरण बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको अभी बताया था कि सिद्धू मूसेवाले का 3D चित्र बना रहे हैं, और उसको बोलते हैं अपने होलोग्राफी। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। होलोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसके सहायता से क्या है, किसी भी वस्तु को, प्रकाश को रिकॉर्ड करके पुनः निर्मित किया जा सकता है। जिसमें क्या, जैसे मान लो कि क्या अपना गायक था जो सिद्धू मूसेवाला था, उसकी क्या है कि वैसी की वैसी हूबहू कॉपी बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? त्रिआयामी छवि। कैसी छवि? त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे?
ये आपका क्या है, थ्री डायमेंशन को बोलेंगे त्रिआयामी। त्रिआयामी का मतलब क्या है, तीनों की तीनों डायरेक्शन दिखेंगी। जैसे मान लो कि ये आपके क्या पास है, आपके पास ये क्या है, डस्टर है, आपके पास क्या है, ये डस्टर। तो ये डस्टर है, इसका चित्र जो दिख रहा है ये कैसा है, 2D में है। किस में है, 2D में। यदि मैं 3D में बनाऊंगा तो 3D में क्या होगा, आपको इसकी जो तीसरी दिशा होगी उसका भी दिखेगा। तो ये जो आपको मैं अब डायग्राम दिखा रहा हूं, तो ये आपकी क्या होगी, 3D में। 3D में जो अपना डायग्राम होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, त्रिआयामी। ठीक है, तो समझ गए होगे आपका 3D क्या होता है। देखो एक्स वाई एक्सिस में यदि कोई अपने डायग्राम दिखाते हैं उसको बोलते हैं 2D, और 3D किसको बोलते हैं, यदि जेड एक्सिस भी दिखा दें तो वो क्या होता है आपका 3D। तो त्रिआयाम से लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है, होलोग्राफी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक की किसी शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। देखो सूक्ष्म कण क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने, क्वांटम। क्वांटम किसको बोलते हैं, सूक्ष्म कणों को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कण, उसको वो क्या बोलते हैं, क्वांटम। अब ये हमें बोल रहा है कि भौतिक की किस शाखा के अंतर अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो किसको बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। किसमें अध्ययन किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपने किसका अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो तीनों हैं इनकी सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, चाल का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता, यानी कि ये क्या होता है, उदासीन। न्यूट्रल क्या होता है, N फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पत्ति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। इसको अपने बोलते हैं बायोनिक्स। क्या बोलते हैं अपने, बायोनिक्स। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो बायोनिक्स क्या होता है, प्रकृति में जो पाई जाने वाली प्रणालियां एवं जैव वैज्ञानिक विधियां हैं उनका अध्ययन करना। इंजीनियरी तंत्रों का अध्ययन करना, जैसे प्रकृति में जो भी पाया था उसका अध्ययन, या इंजीनियरी तंत्रों का अध्ययन करना, है ना, इनका अध्ययन करना। इनका अध्ययन करके अपने क्या करते हैं, इनका अध्ययन करके उसका क्या तैयार करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। किसी का क्या करते हैं, इंजीनियरिंग तंत्रों का उपयोग करके क्या तैयार करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। तो इसका अपने अध्ययन करते हैं जिस शाखा के अंदर, उसको अपने क्या बोलते हैं, बायोनिक्स। ठीक है, बायोनिक्स किसको बोलते हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियां, जितनी भी प्रणालियां हैं, और जैव वैज्ञानिक विधियां। और क्या है, जैव वैज्ञानिक विधियां, प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियां और जैव वैज्ञानिक विधियां। जैव वैज्ञानिक विधियां, जैव वैज्ञानिक विधियां, इनका अपने अध्ययन करके इसका उपयोग, इनका अपने अध्ययन करके इसका उपयोग किसमें, इंजीनियरिंग तंत्र के अंदर कर रहे हैं। इंजीनियर तंत्रों का अपने डिजाइन करें, इनका अध्ययन करके इंजीनियरिंग तंत्रों का डिजाइन तैयार करें, तो वो क्या कहलाता है आपका, बायोनिक्स। तो यही हमें पूछा था, जैविक जगत में होने वाले कार्य है। तो जैविक विधियों से, जैविक वैज्ञानिक विधियों से जो भी आपके कार्य हो रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग तंत्र तैयार किया, उससे उसका डिजाइन तैयार किया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने बायोनिक्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। तो हमें क्या बताना है, व्हाइट ड्वार्फ के बारे में। तो व्हाइट ड्वार्फ हम किसके अंदर सीखते हैं, जैसे खगोल शास्त्र में क्या है, खगोल शास्त्र में जो आपका व्हाइट ड्वार्फ माने कि सफेद बोना। सफेद बोना, व्हाइट ड्वार्फ का मतलब क्या हुआ, सफेद बोना। इसका अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्र। क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्र। और व्हाइट ड्वार्फ किसको बोला जाता है, जो आपका छोटा तारा होता है या बोना तारा होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, बोने तारे को या छोटे तारे को बोलते हैं अपने व्हाइट ड्वार्फ, बोना तारा। ये भी याद रखना, आपको इसकी जगह बोना तारा भी दिया जा सकता है। बोना तारा किसके अंतर्गत करते हैं अध्ययन, इसका खगोल शास्त्र के अंतर्गत। और ये जो आपका ये व्हाइट ड्वार्फ होता है, ये किससे बना होता है, ये आपका अपकृष्ट इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है। कैसा है, अपकृष्ट इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ।
इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। और जेनेटिक्स आपको पता ही है, जेनेटिक्स मैंने आपको बताया था। जेनेटिक्स क्या होता है? अनुवांशिकी, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग, है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने को सूची दे रखी है, सूची में हमने मैलान करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपका? एरोमीटर। एरोमीटर है वो किस काम आता है? एरोमीटर जो होता है, एरो से क्या हो गया आपका? एरो से क्या बना? आपकी एयर बनी। एरो से क्या बना? एयर। तो एयर मने क्या होता है? एयर मने हवा होती है या वायु होती है ना, हवा या फिर वायु। तो देखो एरोमीटर का उपयोग किस में आता है? वायु, गैस, इनका घनत्व या भार मापने के लिए एरोमीटर। ठीक है, पहले वाले का क्या हो जाएगा आपका? 5 नंबर। और दूसरे का क्या होगा? देखो सेकंड है एमीटर। तो एमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? एमीटर का उपयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। किसमें करते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एमीटर का। ऐसा यंत्र जिसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एमीटर। अब देखो उसके बाद आ गया आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? ये हवा के वेग का मापन करता है। क्या करता है? हवा के वेग का मापन। देखो एरोमीटर तो क्या करता है? वायु, गैस का घनत्व और भार का अध्ययन करता है। उसके बाद देखो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? पवन या वेग का मापन करता है। अब आपका क्या रह गया? अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या काम आता है? अल्टीमीटर काम आता है ऊंचाई को मापने के लिए। किसके लिए काम आता है? ऊंचाई को मापने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो देखो क्या आपका आंसर बना? पहले का क्या होगा? पहले का 5, दूसरे का क्या हो गया? दूसरे का 3, और तीसरे का क्या हो गया? 4, और चौथे का क्या हो गया? 1। 5, 3, 4, 1। तो ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? तारों संबंधी दूरियां मापने एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो हमें क्या बताना? पारसेक देखो इस किसकी इकाई है? पारसेक इकाई है दूरी की। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक इकाई है किसकी? दूरी की। लंबी दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पारसेक का। तो लिखो पहले, लंबी दूरी के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पारसेक का। किसकी इकाई है? पारसेक, दूरी की। ठीक है। और देखो इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने बोलते हैं प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किसमें मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। किसमें मापते हैं इसको? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष भी किसका है मापने का? दूरी को मापने का। ठीक है। और जो प्रकाश है, प्रकाश के नाम से याद आया मेरे को, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल होती है c बराबर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? प्रकाश की निर्वात के अंदर चाल। ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है आपका 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। क्या होता है आपका? एक पारसेक। अब हमें क्या बताना था? हमें बताना था कि एक पारसेक बराबर है। अब तारों संबंधी दूरियां मापने का, तारों से संबंधित दूरी मापने का जो एक पारसेक है वो किसके बराबर है? वो है आपका 3.25 प्रकाश वर्ष के। किसके बराबर है? 3.25 प्रकाश वर्ष के। तो आपका आंसर क्या होगा? 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक पारसेक। अब देखो ये क्या था आपका? ये एक पारसेक नहीं, ये क्या है? एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 × 10 की पावर 15। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है आपकी पारसेक। और एक पारसेक के बारे में बता ही दिया मैंने, 3.25 या 3.26 एक ही बात है। लगभग 3.25 3.26 ही होता है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो एवरीडे साइंस में आपसे पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा हुआ था, जो आपके आरएस का एग्जाम है उसी के मैंने क्वेश्चन लिए हैं सभी के सभी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो दैनिक जीवन से और भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आपको पार्ट वाइज, आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो जुड़े रहें डिस्कवर राजस्थान के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।